हाँ जी। आज अपन डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले अपने जो लेक्चर हुए थे इसमें बेसिक एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा। डीसी मशीन के टाइप्स पढ़े जो है डीसी मशीन के टाइप अकॉर्डिंग टू द फील्ड एक्साइटेशन, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में डिफरेंट टाइप की डीसी मशीन अपन ने पढ़ी हैं, दैट इज शंट सीरीज, कम्युलेटिव में डिफरेंशियल कम्युलेटिव और कंपाउंड कम्युलेटिव। ये सारी मशीन्स अपन ने स्टडी की हैं, इनके बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है। कैसे पावर आउटपुट आता है, एनर्जी में पावर के जो है एयर गैप पावर कितना होता है, मैकेनिकल पावर कितना होता है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कितना होता है, इंड्यूस वोल्टेज कितना होता है, बैक ईएमएफ और जनरेटेड वोल्टेज कितना होता है, ये सारी आर्मेचर रिएक्शन कैसे होता है, वाइंडिंग डायग्राम्स कैसे होता है। अपन ने एक लेक्चर पूरा लिया है जिसमें डीसी मशीन की वाइंडिंग्स होती है। वाइंडिंग में लैप टाइप की वाइंडिंग्स होती है और वेव टाइप की वाइंडिंग होती है, उसको भी अपन ने डिटेल से स्टडी करने की कोशिश की है। लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग और इसके डिजाइन भी देखिए। आप इन सारे लेक्चर्स को यदि ढंग से देखना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं तो आप ये वापस से एक एक टॉपिक पे लेक्चर अवेलेबल है। यू विल गो थ्रू दी लेक्चर्स और डेफिनेटली यू विल बी गेन ए लॉट फ्रॉम दी लेक्चर्स। बहुत कुछ मिलेगा उन लेक्चर्स में आपको पढ़ने को और समझने को। आज अपन आर्मेचर रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीसी मशीन्स में। ये आर्मेचर रिएक्ट करता है। आर्मेचर, जब भी आर्मेचर में करंट फ्लो होती है, लोड लगता है तो उसमें करंट सर्कुलेट होती है। जो मैन फ्लक्स, जो मैन फील्ड है उसका एक रिएक्शन में एक फील्ड जनरेट होता है, उसको आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो ये आर्मेचर रिएक्शन कैसे होता है, कितना होता है आर्मेचर रिएक्शन के बाद में मैन फ्लक्स में क्या होता है, मैन फ्लक्स डिस्टोर्टेड हो जाता है, मैन फ्लक्स डाउन हो जाता है जिसको डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मैन फ्लक्स जो है कुछ 90 डिग्री से इफेक्टेड हो जाता है, इसको क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो दो टाइप के इफेक्ट आते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ब्रशेस होती है उसकी पोजीशन भी शिफ्ट हो जाती है। ब्रशेस को किसी थीटा एंगल के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है, थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ये थीटा डिग्री कितना जो शिफ्टिंग होती है वो आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। पुराने जमाने में ये आप एक फिजिकली इसको और ब्रशेस को शिफ्ट करके देखते थे जहाँ पे स्पार्किंग कम होती है, और ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो स्पार्किंग होती है उसको कम्यूटेशन कहते हैं। एक कम्यूटेशन की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, जो अपन एक नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, उसमें कम्यूटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। डेफिनेटली अपन को पहले आर्मेचर रिएक्शन समझना चाहिए। आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, उसका फर्दर जो इफेक्ट आता है वो होता है कम्यूटेशन। कैसे इसको कम्यूटेशन को कम करें, स्पार्किंग को मिनिमाइज करें, रिएक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज करें। रिएक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए जो है कंपनसेटेड वाइंडिंग होती है। तो कंपनसेटेड वाइंडिंग में यहाँ पे पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन के जो कंपनसेशन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, उसके लिए एक वाइंडिंग डालनी पड़ती है। वो कैसे होगी, कहाँ होगी, किस पोजीशन पे होगी, और ये आर्मेचर रिएक्शन को कैसे मिनिमाइज करती है, इन सब की अपन जो है स्टडी करते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि आर्मेचर रिएक्शन को कैसे अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, सो लेट्स गो, लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर्मेचर रिएक्शन। इसको समझने से सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एन पोल है, ये एन पोल है और ये सामने एस पोल है, और एन पोल से फ्लक्स जनरेट होता है और एस पोल की तरफ जाता है, और बीच में ये रोटर है। रोटर में कंडक्टर्स हैं जिनको आर्मेचर कंडक्टर्स कहते हैं। रोटर में जो कंडक्टर है, यहाँ रोटर कंडक्टर्स को आर्मेचर कंडक्टर्स कहते हैं, और ये दोनों के बीच का जो एरिया है इसको इंटरपोलर रीजन कहते हैं, इंटरपोलर एक्सिस कहते हैं। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एन पोल से जनरेट होगा और एस पोल की तरफ जाएगा। ऐसे मैन मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैन मैग्नेटिक फील्ड है जो स्टेटर से जनरेट होता है और रोटर की तरफ मूव करता है। मींस नहीं, स्टेटर से रोटर के थ्रू होता हुआ मूव करता है।
और ये आर्मेचर कंडक्टर्स में से, आर्मेचर में से पास होता है। ओके ओके। ब्रशेस जो जनरली होते हैं वो इंटरपोलर रीजन में लगे होते हैं। यहाँ पे जो कोयल होती है इंटरपोलर रीजन में, जो कोयल होती है तो उसमें मैक्सिमम फ्लक्स पास होता है। मैक्सिमम फ्लक्स जहाँ पास होता है तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो होता है, और इंड्यूस ईएमएफ जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे जो है फ्लक्स मैक्सिमम होता है। मीन्स ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इसको अभी अपन जो है और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये मैन फ्लक्स है, ये मैन फ्लक्स है। ये आपका रोटर है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये मोशन की डायरेक्शन है। ये मोशन क्या कर रहा है, जनरेटर है तो जनरेटर में जो मोशन होता है वो प्राइम मूवर की हेल्प से मूवमेंट करता है, प्राइम मूवर की हेल्प से मूवमेंट करता है। तो ये प्राइम मूवर की हेल्प से ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। मीन्स ये जो कंडक्टर है, ऊपर का जो कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नीचे का ये कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, और ये वाला जो कंडक्टर है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये वाला कंडक्टर है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मीन्स ऐसे मूवमेंट है, ऐसे मूवमेंट है। ओके, सो इस पर्टिकुलर कंडक्टर में अपन देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होगा। तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ से दिया जाता है कि इसमें फ्लेमिंग के नॉट एम्पियर्स, फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ से दिया जाता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में तीन जो है फिंगर होती है और तीनों फिंगर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे रखी जाती है। जबकि एम्पियर लॉ जो है वो कर्ल वाला ये लॉ होता है। एम्पियर लॉ में किसी भी कंडक्टर को पकड़ने से मैग्नेटिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में होगा वो बताया जाता है। जबकि फ्लेमिंग का जो लॉ होता है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मूव करता है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन किधर होगी ये दिया जाता है। तो इस जो है लॉ जो है ये कौन सा लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड लॉ जनरेटर्स के लिए लागू होता है। इसमें फर्स्ट फिंगर फील्ड को डिनोट करती, फर्स्ट एफ फॉर फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट को डिनोट करती है और ये थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिनोट करता है। तो ये पहला जो यहाँ वाला कंडक्टर है इस पोजीशन पे, ये कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव करता है, लेकिन यहाँ पे फील्ड जो है वो इधर मेरी अंगुली की तरफ नहीं है, एन पोल की तरफ नहीं है, एस पोल की तरफ है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ तो आपका जो है कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तो करंट जो होगा वो मेरी तरफ आ रहा है। ये देखिए ये अंगुली है, आपकी तरफ नहीं है, ये मेरी तरफ है। मीन्स ये बोर्ड की तरफ है। ये ऐसे देखे हैं तो ये कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड यू है, तो ये अंगुली बोर्ड में अंदर की तरफ जा रही है और अंदर की तरफ जाने वाली, अंदर की तरफ मतलब आपसे दूर की तरफ जाने वाली को क्रॉस से दिखाया जाता है। तो ये क्रॉस से दिखाए जाएंगे। इन कंडक्टर्स में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो क्रॉस में होता है जो इस एन पोल के सामने है। ओके, ये दूसरे जो कंडक्टर्स हैं, ये जो कंडक्टर है ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो इस कंडक्टर को ये दिखाएं कि फील्ड इधर है, इसका मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है। तो ये जो फिंगर है सेंटर फिंगर फॉर करंट, ये इसका मूवमेंट नीचे की तरफ है, फील्ड इधर की तरफ है। तो इसमें करंट होगा बाहर की तरफ निकलता हुआ है। तो इसमें करंट बाहर की मीन्स इन कंडक्टर्स में जो करंट होगा वो बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। बाहर की तरफ निकलने को डॉट से डिनोट किया जाता है और अंदर की तरफ जाने वाले को क्रॉस से डिनोट किया जाता है। तो ये आर्मेचर में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ से दिया जाता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ से दिया जाता है। ओके, तो ये क्या हुआ, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ, फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ आर्मेचर कंडक्टर्स में। जब आर्मेचर कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होता है तो वो भी एक सेल्फ फ्लक्स प्रोड्यूस करता है जिसको आर्मेचर फ्लक्स बोलते हैं। तो मैं या यदि कंडक्टर वो उसकी डायरेक्शन जो है एम्पियर के राइट हैंड लॉ से दी जाती है, उसकी डायरेक्शन है वो एम्पियर के राइट हैंड लॉ से दी जाए। एम्पियर का फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ तो ऐसे होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ तो ऐसे होता है, एम्पियर का राइट हैंड लॉ ऐसे होता है, एम्पियर का राइट हैंड लॉ ही ऐसे होता है। तो ये कंडक्टर है, करंट अंदर की तरफ ले जा रहा है, तो अंदर की तरफ करंट ले जाने वाले कंडक्टर को ऐसे राइट हैंड से पकड़ते हैं। तो थंब की डायरेक्शन यदि करंट की डायरेक्शन में रखें, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखें, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स जो होती है, कर्ल ऑफ फिंगर जो फिंगर अंगुलियों का घुमाव की जो दिशा है वो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को डिनोट करती है।
तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा इस कंडक्टर की वजह से, वो ऐसे होगा और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। मीन्स इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ऐसे होगा और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ओके, यहाँ पे देखें अपन, यहाँ पे देखें इस कंडक्टर में, तो एम्पियर के राइट हैंड लॉ से ये कंडक्टर करंट बाहर की तरफ ला रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ होगा वो ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो ऐसे होगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो ऐसे होगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, ऐसे। ओके, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। मीन्स पोल के सामने की साइड में अपन देखें, पोल के सामने की साइड में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैन फील्ड के क्रॉस में होता है। ये देखिए क्रॉस में आ गया। पोल के सामने की साइड में देखें, जैसे ये आपका पोल है और पोल के सामने आर्मेचर रिएक्शन देखें, ये जैसे पोल है और पोल के सामने आर्मेचर रिएक्शन देखें तो आर्मेचर रिएक्शन का ऐसा इम्पैक्ट है, और ये मैन फ्लक्स है, और ये मैन फ्लक्स है, ये आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स है। तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री में होते हैं। कहाँ पे? पोल के सामने, ये पोल के सामने। और यहाँ पे देखें, इसको इंटरपोलर रीजन बोलते हैं। यहाँ पे मैन फ्लक्स यूं है और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स भी यूं है। देखिए ये आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स और मैन फ्लक्स दोनों सपोर्टिंग डायरेक्शन में है, और यहाँ मैन फ्लक्स यूं है और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स यहाँ से यूं जाता हुआ है जो यूं नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से ये आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स यूं जाता हुआ है जो नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो यहाँ दो सपोर्ट करता है, मैन फ्लक्स का सपोर्ट करता है और यहाँ मैन फ्लक्स का अपोज करता है। तो ये जो एंड होता है इसको लीडिंग एंड बोलते हैं, लीडिंग एंड। इसको लीडिंग एंड बोलते हैं, और यहां कंडक्टर अंदर घुसता है पोल में, इसको ट्रेलिंग एंड बोलते हैं, ट्रेलिंग एंड। ये लीडिंग एंड है और ये ट्रेलिंग एंड है, ट्रेलिंग एंड। तो लीडिंग एंड पे मैन फ्लक्स और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स दोनों सपोर्टिंग नेचर के होते हैं। लीडिंग एंड पे मैन फ्लक्स और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स इंटरपोलर रीजन की बात करें, पोल फेस पे तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है। पोल का जो फेस है इस पे जो इफेक्ट आता है वो तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है। पोल के फेस पे जो इफेक्ट आता है वो तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आता है। मैन फ्लक्स ऐसे होता है, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स ऐसे होता है, मैन फ्लक्स ऐसे होता है, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स ऐसे होता है। लेकिन इंटरपोलर रीजन में या तो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है। तो ये लीडिंग एंड जो होता है, लीडिंग एंड पे तो जो इफेक्ट आता है वो तो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है, मैग्नेटाइजिंग। और ट्रेलिंग एंड पे जो इफेक्ट आता है वो डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो लीडिंग और ट्रेलिंग दो एंड होते हैं। तो लीडिंग एंड पे जो इफेक्ट आता है वो तो मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है, क्योंकि वहां आर्मेचर रिएक्शन और मैन फ्लक्स दोनों सपोर्टिंग नेचर के होते हैं। और ट्रेलिंग एंड पे जो है दोनों अपोजिट होते हैं, इसलिए डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है। तो एक एंड पे मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है और दूसरे एंड पे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है। इसको यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं शो करूं, यहाँ पे टोटल फ्लक्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन को यदि मैं शो करूं, तो ये यदि ये एक रीजन है जहाँ पे ये एन पोल है, ये रीजन है जहाँ पे एस पोल है, ये जो रीजन है जहाँ पे एन पोल है, ये एन पोल रीजन है, ये एस पोल का रीजन है, ये एन पोल का रीजन है, लाइक दिस। तो एन पोल का जो रीजन होता है, एन पोल का जो रीजन होता है वहां पे फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर, फाई विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर, आर्मेचर एन पोल से फ्लक्स निकलता है लेकिन वो आर्मेचर में घुसता है, तो आर्मेचर के रिस्पेक्ट में वो फ्लक्स नेगेटिव होता है।
एन पोल का फ्लक्स तो निकलता है लेकिन वो आर्मेचर में घुसता है, एन पोल से निकल के आर्मेचर में घुसता है। तो आर्मेचर के रिस्पेक्ट में देखें, विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर, तो आर्मेचर के रिस्पेक्ट में देखें तो वहां फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ ये फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होता है और फ्लैट टॉप्ड होता है। ये हमेशा डीसी मशीन में जो फ्लक्स जनरेट किया जाता है वो फ्लैट टॉप्ड होता है, क्योंकि पोल जो होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं। ये जैसे ये डीसी मशीन का आर्मेचर है तो पोल जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन एंड्स पे पोल्स में सिमेट्रिकली डिस्टेंस बढ़ाई जाती है। ये स्लोली डिस्टेंस बढ़ाई जाती है, इसलिए जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है एंड्स पे वो फ्लैट हो जाता है और धीरे धीरे कम हो जाता चला जाता है। ऐसे मीन शार्प एजेज नहीं बनते, स्क्वायर नहीं बनता, फ्लैट एज बनता है। ये पोल है और इधर की साइड में ये पोल है। तो पोल जो बनाए जाते हैं वो ऐसे हॉर्स शूज पोल होते हैं, हॉर्स शूज पोल होते हैं, लेकिन ये एंड्स पे यहाँ पे इसको तीखा नहीं करके स्मूथ कर दिया जाता है। ऐसे एंड्स पे इसको स्मूथ कर दिया जाता है। एंड्स पे स्मूथ करने से क्या होता है कि ये एयर गैप ये स्लोली बढ़ता है। ये एयर गैप बढ़ने से जो फ्लैट टॉप्ड हो जाता है। एन पोल के सामने आर्मेचर के रिस्पेक्ट में यदि फ्लक्स देखा जाए तो वो नेगेटिव होता है। एस पोल में फ्लक्स अंदर होता है लेकिन आर्मेचर से यहाँ बाहर निकलता है। मेन फ्लक्स आर्मेचर से बाहर निकलता है, तो एस के रिस्पेक्ट में आर्मेचर का फ्लक्स पॉजिटिव होता है और ये फ्लैट टॉप्ड होता है। हमेशा फ्लक्स जो जनरेट होता है डीसी मशीन्स में वो फ्लैट टॉप्ड कर रखते हैं। क्या रखते हैं? फ्लैट टॉप्ड। फिर एन और एस। ओके, तो ये एन और एस के फ्लक्सेस है, एन और एस के फ्लक्स है। ये मैन फ्लक्स है फाई एन, मैन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, मैन फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है फाई एन, मैन फ्लक्स। ओके, अब आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स देखें तो आर्मेचर का जो रिएक्शन फ्लक्स होगा वो क्या होगा? ये मशीन इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, ये मोशन की डायरेक्शन है, तो ये एंड जो हो गया ट्रेलिंग एंड हो गया, ट्रेलिंग एंड, और ये एंड हो गया लीडिंग एंड। एन के रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में ट्रेलिंग एंड, ये लीडिंग एंड, ये ट्रेलिंग एंड, ये लीडिंग एंड। ओके, तो यहां ये ट्रेलिंग एंड है, ये ट्रेलिंग एंड है। क्या है ये? ट्रेलिंग एंड। तो इस ट्रेलिंग एंड पे क्या हो गया? ट्रेलिंग एंड पे क्या होता है कि मैन फ्लक्स जो है वो यूं है और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स यूं है, दोनों अपोजिट होते हैं। तो यहां डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट का मतलब हुआ कि ये आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है मैन फ्लक्स, उसके अपोजिट ये फ्लक्स होता है, तो ये फ्लक्स अपोजिट हो गया, ये मैन फ्लक्स हो गया, ये आर्मेचर रिएक्शन हो गया फाई ए आर, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स। और इस लीडिंग एंड पे दोनों सपोर्टिंग होते हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव हो, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हो गए। इस एंड पे दोनों, ट्रेलिंग एंड पे दोनों अपोजिट होते हैं, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अमाउंट में आर्मेचर रिएक्शन उतना नहीं होता जितना मैन फ्लक्स होता है, कम होता है। आर्मेचर रिएक्शन कम होता है मैन फ्लक्स। ओके, तो ये दोनों फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन, ये आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स है फाई ए आर, ये फाई ए आर आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स। आप टोटल फ्लक्स को यदि अपन डिनोट करना चाहे, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स एंड द मैन फ्लक्स, तो यहां क्या हो गया कि ये माइनस में, ये जीरो है तो नेट फ्लक्स माइनस हो गया, इतना हो गया। यहां पे दोनों बराबर है तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया। यहां पे ये कम होता जा रहा है तो नेट फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। यहां पे ये जीरो हो गया तो नेट फ्लक्स इतना हो गया है।
तो ये नेट फ्लक्स का वेव फॉर्म हो गया, नेट फ्लक्स। इसके बाद ये मैन फ्लक्स और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स, मैन फ्लक्स एंड आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स दोनों ही फ्लक्स क्या है, नेगेटिव है। तो नेट फ्लक्स बढ़ गया नेगेटिव में, नेट फ्लक्स बढ़ गया। इसके बाद में मैन फ्लक्स कम होने लगता है तो नेट फ्लक्स भी कम होने लगता है। इसके बाद ये नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये जीरो हो जाता है तो नेट फ्लक्स मैन फ्लक्स के बराबर हो जाता है। इसके बाद नेट फ्लक्स बढ़ता है, लेकिन इसके बाद ये कम होने लग जाता है तो नेट फ्लक्स भी कम होने लग जाता है। यहाँ दोनों, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दोनों बराबर होते हैं तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये नेट फ्लक्स जो है ये जीरो हो जाता है, आर्मेचर रिएक्शन तो नेट फ्लक्स मैन फ्लक्स के बराबर हो जाता है। इसके बाद ये दोनों बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, रेड वाली जो लाइन है ये फाई टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस एंड पे क्या हो गया, डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। इस एंड पे क्या हो गया, मैन फ्लक्स बढ़ गया तो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। यहां पे डीमैग्नेटाइजेशन, यहां मैग्नेटाइजेशन, यहां डीमैग्नेटाइजेशन, यहां मैग्नेटाइजेशन। हर एक इलेक्ट्रिकल मशीन सेचुरेशन के लिए बनी होती, सेचुरेशन के लिए बनी होती। इसका मतलब उसमें कोर मटेरियल इतना ही डाला जाता है कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है उसी को कैरी करता है। उससे ज्यादा फ्लक्स बढ़ता है तो उसको कैरी करने की उसमें एबिलिटी नहीं होती। तो वो फ्लक्स जो मैन फ्लक्स से ज्यादा जितना होता है उसको कैरी करने की उसमें एबिलिटी नहीं है तो वो बढ़ नहीं पाता। तो ये सेचुरेशन की वजह से ये थोड़ा सा 5% या 10% मैक्सिमम से जो है कैपेसिटी रखते हैं फ्लक्स की। केवल 5 से 10% फ्लक्स ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये तो 50% तक बढ़ गया है तो इतना बढ़ नहीं पाता। तो ये सेचुरेशन की वजह से कम हो गया है। यहाँ पे भी ये 5 से 10% ही बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ये सेचुरेशन की वजह से फ्लक्स कम हो गया। यहाँ पे भी ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तो ये सेचुरेशन की वजह से फ्लक्स कम हो गया। तो ये सेचुरेशन के इंपैक्ट्स, ये सेचुरेशन। लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन पूरा होता है। मैग्नेटाइजेशन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए था, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन पूरा होता जितना होना चाहिए था। क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन में सेचुरेशन कोई इंपैक्ट नहीं करता, तो डीमैग्नेटाइजेशन पूरा होता लेकिन मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। तो ओवरऑल डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन में डीमैग्नेटाइजेशन तो हुआ पूरा होता है, मैग्नेटाइजेशन होता नहीं है। तो ओवरऑल क्या हुआ, डीमैग्नेटाइजेशन। ओवरऑल आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट देता है, मींस ओवरऑल फ्लक्स को कम ही करता है, बढ़ाता नहीं। जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ा नहीं, लेकिन घटना चाहिए उतना घट गया। इसका मतलब ओवरऑल तो घट ही गया फ्लक्स। दूसरा, फ्लक्स को डिस्टोर्ट करता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो फ्लक्स डिस्टोर्ट हो जाता है, फ्लक्स का एक्सिस शिफ्ट हो जाता है। पहले फ्लक्स जो है जीरो यहाँ पे हो रहा था, तो ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस थी, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ये थी। अब ये नहीं रही, ये नहीं रही। अब ये नई मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस आ गई। यहाँ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ये नहीं होगी। अब ये वाली, ये पहले वाली नहीं रही, अब ये नहीं होगी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये मैग्नेटिक न्यूट्रल, जहां मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या हुआ, है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस किसी एंगल थीटा से शिफ्ट हो गई है। ये आपकी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। ये जो पहले वाली एक्सिस थी इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक एक्सिस, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, और ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इन दोनों के बीच में ये एंगल है, ये एंगल थीटा है, थीटा है मैग्नेटिक शिफ्टिंग, शिफ्टिंग एंगल। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स शिफ्ट हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स शिफ्ट हो जाता है। मैग्नेटिक शिफ्ट होने से यदि शिफ्टिंग को यहाँ फिजिकली दिखाना चाहें, इसके अंदर आर्मेचर के अंदर,
फिजिकली दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे इसको, ये ऐसे दिखाया जा सकता है, ये आर्मेचर है, ये पोल्स हैं, ये पोल्स हैं, ये पोल्स। मैन फ्लक्स यहां पे लीडिंग एंड पे मैग्नेटाइजेशन होता है, ये लीडिंग एंड है या मैग्नेटाइजेशन होता है, सपोर्ट होता है, तो मैन फ्लक्स लीडिंग एंड पे बढ़ जाता है, और ये ट्रेलिंग एंड पे कम होता है तो यहां से घट जाता है, लीडिंग एंड की तरफ बढ़ जाता है, ट्रेलिंग एंड पे कम हो जाता है, लीडिंग एंड पे बढ़ जाता है, ट्रेलिंग एंड पे कम हो जाता है, लीडिंग एंड पे बढ़ जाता है, ट्रेलिंग एंड पे कम हो जाता है, लीडिंग एंड पे बढ़ जाता है, ट्रेलिंग एंड पे कम हो जाता है, लीडिंग एंड पे बढ़ जाता है, ट्रेलिंग एंड पे कम हो जाता है, यहां पे कम हो गया, तो मैन फ्लक्स डिस्टोर्ट हो गया, मींस इसके अंदर डिस्टोर्शन आ गया, इसकी वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो गई। मैन फ्लक्स अब जो है पहले की तरह से नहीं रहा, सीधी लाइन नहीं रही, ये टेढ़ी हो गई। मैन फ्लक्स की लाइन जो सीधी नहीं रही अब ये टेढ़ी हो गई। अब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर होती है मैन एक्सिस के। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पहले ये था, पहले ये जो ज्योमेट्रिक एक्सिस था, बीचों बीच की लाइन, अब ये लाइन बीचों बीच ये नहीं रही, इसके 90 डिग्री जो लाइन खींचे, जो इसके 90 डिग्री की लाइन है वो ये होगी, तो ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है और ये एंगल थीटा से शिफ्ट हो गई है। यहां से देखें तो ये जो है थीटा से शिफ्टिंग हो गई है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। इस रीजन को इंटरपोलर रीजन बोलते हैं और बाकी के रीजन को पोल फेस बोलते हैं। ये थीटा एम इधर और थीटा एम इधर दोनों साइड में शिफ्ट हो सकती है, मोटर और जो जनरेटर पे डिपेंड करता है कि इसमें कितने होते हैं। लेकिन इस वाले जो रीजन में जो इफेक्ट आता है उसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं या इंटरपोलर इफेक्ट बोलते हैं, और इस रीजन में जो इफेक्ट आता है उसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। पोल फेस पे जो इफेक्ट आता है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है। इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है, ये आर्मेचर है, ये पोल है, और ये पोल के सामने का ये और ये थीटा एम एंगल है, इधर भी थीटा एम एंगल है, इधर भी ये थीटा एम एंगल है, और इधर भी ये थीटा एम एंगल है। ये जो रीजन है यहां से लेके यहां तक का, ये यहां से लेके यहां तक का रीजन है, ये पोल फेस के सामने का रीजन है, पोल फेस के सामने का। और ये जो रीजन है ये भी पोल फेस के सामने का रीजन है। इस रीजन में जो इम्पैक्ट आता है वो तो आता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस। और ये जो रीजन है जो थीटा वाला, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसमें आता है डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजिंग रीजन, डीमैग्नेटाइजिंग रीजन, और ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रीजन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रीजन। इस तरह से ये 4 रीजन में डिवाइड हो जाता है, पूरी मशीन 4 रीजन में। और फ्लक्स, मैन फ्लक्स है वो डिस्टोर्ट हो जाता है, और मैन फ्लक्स की जो वेव है ये फाइनल वेव जो ये रेड शेप में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें नीले वाले कलर में जो मैन फ्लक्स है, ब्लैक वाले कलर में जो है वो आर्मेचर रिएक्शन है, और इन दोनों का सम करें तो रेड वाली लाइन है जो रिजल्टेंट फ्लक्स को डिनोट करती है। इस तरह से ये बहुत ही फंडामेंटल वेव है, आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझना पड़ेगा कि कैसे जो है मैन फ्लक्स, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स और नेट फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो चेंज होता है डीसी मशीन्स में। यही जो फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल होता है वो सिंक्रोनस मशीन में भी रहता है। इसलिए यदि यहाँ पे आपको यदि समझ में आ गया और ढंग से आपने इसको जो है अंडरस्टैंड कर लिया तो सिंक्रोनस मशीन की भी वर्किंग समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझें
यदि लेक्चर में थोड़ा सा कम आपको क्लियर हुआ है तो लेक्चर को रिपीट करके देखने की कोशिश करें। मेरा 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को डीसी मशीन और बेसिक मशीन्स और बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल समझाने का। मैं शीशरा मौला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और इंजीनियर्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को डिफरेंट एरियाज में गाइड करता हूँ। उनको कैरियर्स के लिए, उनको आगे प्रोग्रेस के लिए गाइड करता रहता हूँ और टीच करता रहता हूँ। डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन जो है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इस वर्कशॉप को देख के, इस डायग्राम को देख के, इस डायग्राम को देख के इसको, और ये डायग्राम्स दोबारा से आप इसको समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत ही हेल्प होगी भी डीसी मशीन के आर्मेचर रिएक्शन को समझने की। और यदि आपने आर्मेचर रिएक्शन को यहाँ समझ लिया तो सिंक्रोनस मशीन को भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। मेरे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं सारे सिंक्रोनस मशीन के, इंडक्शन मशीन के, डीसी मशीन्स के, एसी वाइंडिंग के, डीसी वाइंडिंग के, एनर्जी कन्वर्जन के, इसके अलावा मशीन्स के अलावा सर्किट एनालिसिस के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, पावर सिस्टम के, कंट्रोल सिस्टम के, उनको भी आप देख के बहुत बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को फंडामेंटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो ऐसे डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आते हैं। अपन इनके मैथमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए कोशिश करते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशंस अपन कैसे डिराइव करें, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अपन कैसे निकालें। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने के लिए अपन ये देखते हैं कि एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन कितना होता है। एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन, तो सबसे पहले जेड कंडक्टर है अपने पास मशीन। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना टोटल एंगल डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है। तो 4θm एंगल है जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। टोटल कितना एंगल में से ये है, तो टोटल 360 डिग्री का एंगल है, जिसमें से इतना एंगल टोटल जो एरिया है, तो टोटल जो है ये है, उसमें जेड कंडक्टर डाले हुए हैं, तो इतने कंडक्टर इस एंगल में आ जाएंगे। ऐसे करके अपन नंबर ऑफ कंडक्टर्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर जो इस एरिया में अवेलेबल है, कितने में, जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ये एरिया है और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का है। तो इसमें कितने कंडक्टर होंगे, तो टोटल कंडक्टर हैं 360 डिग्री के एंगल में, तो इतना एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने नंबर ऑफ कंडक्टर्स आ जाएंगे जो डीमैग्नेटाइजिंग एरियाज में अवेलेबल होंगे। ओके, उस कंडक्टर में अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो टर्न आ जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कंडक्टर को तो टर्न आ जाएंगे, तो इतने टर्न्स अवेलेबल हो जाएंगे इस एरिया में। और इस टर्न को करंट से गुणा करेंगे तो एम्पियर टर्न आ जाएंगे, इस टर्न को आई से गुणा करेंगे तो एम्पियर टर्न आ जाएंगे, तो ये एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजिंग आ जाएंगे। तो ये एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन को ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2θm ZI/360 डिग्री, 360 2 पाई। इस एंगल को रेडियन में रखें तो 2 पाई लिखा जा सकता है। ओके, 2 पाई। ये 4θm जो एंगल है वो दो पोल की मशीन में होता है। यदि ये मशीन 4 पोल की मशीन होती, ये मशीन 2 पोल की बजाय यदि 4 पोल की मशीन होती, ये जैसे आर्मेचर है, ये पोल हुआ, दूसरा ये पोल हुआ, ये तीसरा पोल हुआ, ये चौथा पोल हुआ, ये 4 पोल की मशीन होती, तो इसमें डीमैग्नेटाइजिंग जो एरिया होता वो 2θ नहीं होता। ये इंटरपोलर एक्सिस है, ये भी इंटरपोलर एक्सिस है। इंटरपोलर एक्सिस के दोनों साइड में एक एरिया होता है, ये और ये। तो यहाँ 2θ है, तो यहाँ होता 2θ, यहाँ होता 2θ, यहाँ होता 2θ, यहाँ होता, तो कितना थीटा हो जाता, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8θ होता, 8θ होता है। यहाँ 4θ की जगह क्या होता, 8θ होता। तो ये 4 पोल की मशीन है, तो ये 4θm क्या है, वैसे 2p है। ये जितने पोल होते हैं उससे 2 गुना एंगल होता है,
तो 2p से 2 से तो 2 हट गया, तो ये p बच गया यहाँ, p नंबर ऑफ पोल ऑफ द मशीन. So ampere turn demagnetization is equal to p theta m into zi 2 pi. ये एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन आ गया. क्या आ गया है ये आपका? एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन, एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन. अब अपन बात करते हैं एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन. एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन. तो एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कैसे निकालेंगे? एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, तो टोटल एम्पियर टर्न निकालेंगे. Z टोटल कंडक्टर हैं, 2 का भाग देंगे तो टर्न आ जाएंगे. टोटल करंट I है, तो ये टोटल एम्पियर टर्न हो गए, टोटल एम्पियर टर्न. और P का भाग देंगे तो एम्पियर टर्न पर पोल आ जाएंगे, माइनस एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन पर पोल. ये एम्पियर टर्न पर पोल थे टोटल में से एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन पर पोल निकाल लिया, तो ये एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन पर पोल बच गया, पर पोल. तो ये हो गया आपका एम्पियर टर्न ZI/2P माइनस, इसमें एम्पियर टर्न में P का भाग देते तो P से P कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा m/2 पाई ZI. ओके, सो ZI और P यहां से कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये बच जाता है ZI यदि कॉमन ले लिया आपने और P भी कॉमन ले लिया पर टर्न, तो ZI कॉमन ले लो आप केवल ZI, तो ये हो गया 1/2P माइनस थीटा m/2 पाई. ये एक इक्वेशन आ जाती, ये एक इक्वेशन आ जाती. इस इक्वेशन को बोलते हैं एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन. मैं ये फॉर्मूला दोनों यहां रख देता हूं. एक होता है एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन, एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन, और दूसरा होता है एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन. एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन पर पोल, दैट इज एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन पर पोल. पोल का भाग दे दो तो ये आ जाता थीटा m/2 पाई Z इंटू I Z करंट इन ए कंडक्टर. एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पर पोल, दैट इज ZI 1/2P माइनस थीटा m/2 पाई. तो ऐसे ये दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं. एम्पियर टर्न पर पोल डीमैग्नेटाइजेशन, एम्पियर टर्न पर पोल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अपन बात करते हैं कि इसको कंपनसेट कैसे करते हैं. आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स डिस्टोर्ट हो जाता है, मेन फ्लक्स कम हो जाता है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आ जाता है, वेवफॉर्म डिस्टोर्ट हो जाता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाता है. आर्मेचर में यहाँ पे यदि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे अपन जनरली ब्रशेस को शिफ्ट करते हैं तो ब्रश की वजह से स्पार्किंग होने लगती है. ब्रश की स्पार्किंग को कम्यूटेशन बोलते हैं. उसको कम करने का जो मेथड होता है, और ब्रश को आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है, रोटेशन की डायरेक्शन में थीटा एम एंगल पे शिफ्ट करना पड़ता है. वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे शिफ्ट करते हैं और कितना एंगल पे शिफ्ट करते हैं, जिससे जो स्पार्किंग कम से कम हो, उसको अपन कम्यूटेशन कहते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में कम्यूटेशन पढ़ेंगे. अभी इस लेक्चर में आर्मेचर रिएक्शन पढ़ रहे हैं. ओके, तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं. ये हुआ आर्मेचर रिएक्शन. इस आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करना पड़ता है वाइंडिंग डाल के. आजकल क्या एडिशनल वाइंडिंग डालते हैं मशीन में, उसको कंपनसेटेड वाइंडिंग बोलते हैं, और उससे इस आर्मेचर रिएक्शन के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है. तो कैसे कम किया जाता है और कितना कम किया जाता है, उसको यदि समझना हो तो ये ऐसे समझा जा सकता है. आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो आने वाला इम्पैक्ट है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो आने वाला इम्पैक्ट है वो कहाँ पे ज्यादा होता है और कौन सा होता है, ये अपन को समझना पड़ेगा पहले. तो आर्मेचर रिएक्शन का जो 2 रीजन में डिवाइड किया, ये इंटरपोलर रीजन होता है और ये पोल रीजन होता है, पोल फेस होता है.
इंटरपोलर रीजन में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है और यहाँ पे मैग्नेटिक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग यहाँ पे भी कुछ जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है, यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है। तो ये अपन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्या करना है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन से वहाँ पे अपन को क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा डीमैग्नेटाइजिंग रीजन में, डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे करके आर्गन आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पोल फेस के ऊपर एक वाइंडिंग पैदा करें, पोल फेस पे, पोल के फेस पे वाइंडिंग लगा देते हैं, इसको कंपनसेटेड वाइंडिंग बोलते हैं। और वो एक फ्लक्स पैदा करती है, वो उस फ्लक्स की डायरेक्शन जो है आर्मेचर रिएक्शन के अपोजिट होती है। आर्मेचर रिएक्शन का जो फ्लक्स है, ये देखिए, ये आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स है। ये पोल है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं। आर्मेचर के कंडक्टर को इनको क्रॉस से दिखाया जाता है, क्रॉस, और इनको डॉट से दिखाया जाता है। आधे क्रॉस और आधे डॉट होते हैं। क्रॉस का मतलब करंट अंदर की तरफ जाता है, उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो ऐसे फ्लक्स पैदा होता है। तो यहां पे अपन एक जो वाइंडिंग डाल लेते हैं, यहां पे अपन एक वाइंडिंग डाल लेते हैं और इस वाइंडिंग को कंपनसेटेड वाइंडिंग कहते हैं। और इस वाइंडिंग से एक फ्लक्स पैदा करें, जो फ्लक्स जो होगा वो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आने वाला जो फ्लक्स है वो तो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये यदि फ्लक्स हो और ये ऊपर की तरफ जाए तो आर्मेचर के अंदर जो है टोटल नेट फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जीरो हो जाएगा। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो है फ्लक्स जो आए वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स होना चाहिए। तो ये जो फ्लक्स होता है इस इफेक्ट को जो है मिनिमाइज किया जा सकता है। तो कंपनसेटेड वाइंडिंग में Z कंडक्टर होंगे, कंपनसेटेड वाइंडिंग में Z में 2 का भाग देंगे तो कंपनसेटेड वाइंडिंग के टर्न हो जाएंगे। इसको आर्मेचर कंडक्टर आर्मेचर करंट से जोड़ देते हैं तो इतने एम्पियर टर्न कंपनसेटेड वाइंडिंग हुई। और ये क्या करता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करता है। तो Z जो कंडक्टर्स जो होते हैं वो 8/2 इंटू IZ, यहाँ कंडक्टर में करंट कम होता है और आर्मेचर में करंट ज्यादा होता है, क्योंकि कंडक्टर सीरीज या पैरेलल पाथ होते हैं, वो नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये by2 इंटू दिस वन। तो ऐसे अपन को पर पोल करना है तो इसमें पोल से डिवाइड कर देते हैं। तो पर पोल कंडक्टर्स जो होंगे वो एक पोल के अंदर अपन कंपनसेटेड वाइंडिंग डालनी है या टोटल वाइंडिंग डालनी है तो पोल का भाग देने की जरूरत नहीं। या so this is the way we can insert the compensated conductor required, that is equals to IZ जो करंट होता है वो IZ जो करंट होता है वो IA/P होता है या A होता है, A पैरेलल पाथ होते हैं। सो इसकी जो कंपनसेटेड जो है होती है वो IA से IA कैंसिल आउट होता है तो Z/IA होता है। ऐसे अपन कंपनसेटेड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स इंसर्ट कर देते हैं जो पोल फेस में इंसर्ट करते हैं। कंपनसेटेड वाइंडिंग हमेशा पोल फेस में इंसर्ट की जाती है और एक इंटरपोलर पोल लगाए जाते हैं जो इंटरपोलर रीजन में लगाए जाते हैं, वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करते हैं। ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करता है। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन नहीं, कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। कंप्यूटेशन मतलब जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मतलब जिसमें आर्मेचर कम्यूटेशन को पढ़ेंगे, आर्मेचर रिएक्शन नहीं कम्यूटेशन को पढ़ेंगे। तो ये आर्मेचर रिएक्शन के बारे में आपको समझ गया। आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर करंट पे डिपेंड करता है, करंट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आर्मेचर रिएक्शन होगी। आर्मेचर रिएक्शन की आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग, आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आपने पढ़ा होगा। तो इसमें IA आता है, IA करंट Z इंटू IA। तो ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/2p माइनस θm/2π, ये इसका फॉर्मूला होता है।
सो ये करंट पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा होगी। करंट जीरो होती है मीन्स लोड नहीं होता जनरेटर्स पे, तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है। मोटर और जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मोटर में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के जो शिफ्टिंग होती है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जबकि जनरेटर में जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की जो शिफ्टिंग होती है वो मोशन के डायरेक्शन में होती है। मीन्स यदि ये जनरेटर इस डायरेक्शन में मोशन करता है तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इधर शिफ्ट होता है यहाँ पे, और ये जनरेटर में, तो जनरेटर में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है, वो मोशन की डायरेक्शन में होता है, जबकि मोटर में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की शिफ्टिंग होती है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस तरह से आपने आर्मेचर रिएक्शन को और आर्मेचर का जो है फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को और फ्लक्स के जो डिस्टोर्शन को, फ्लक्स के टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, समझा है और एंजॉय किया है। डेफिनेटली ये लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस लेक्चर से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज में भी आर्मेचर रिएक्शन से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन लेक्चर है, बहुत बहुत बेहतरीन लेक्चर है, आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये मैं शीशराम ओला पिछले 23 साल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ, फैकल्टी को ट्रेन कर रहा हूँ कि वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जो है ट्रीट करें, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, जिससे जो है एक नेशन बिल्डिंग हो, एक बच्चों का करियर बिल्डिंग हो और बच्चों को बेनिफिट हो। आप भी मेरे लेक्चर से बहुत बेनिफिट हुए होंगे। हमारी एक टेस्ट सीरीज भी है etestseries.in, तो आप अपने नॉलेज को चेक करने के लिए टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाएं, टेस्ट दें, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।